आदाब, मैं मोहम्मद मार खान, फ्रीडम टीवी देख रहे हैं, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। और ये हल्द्वानी है। और थोड़ा जैसे आप जानते हैं कि आज मतीन सिद्दीकी साहब ने यहाँ ब्लड कैंप का आयोजन किया था और सारे रिकॉर्ड टूट गए। 116 अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और 108 यूनिट इससे पहले इन्होंने यहाँ ब्लड डोनेट करवाया था। उससे पहले हम ये जो आज ब्लड कैंप आयोजन हुआ था, ये अब्दुल रऊफ़ सिद्दीकी साहब उनकी बरसी थी, क्योंकि कल जुमा था 19 को थी, तो ये इसने आज हफ्ते में किया था। उससे पहले हम चाहते हैं आप थोड़ा हमारा इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि हमें भी इतना नहीं पता अब्दुल रऊफ़ सिद्दीकी साहब के बारे में। और वो एक शूट आउट हुआ था, उसमें उनकी जान चली गई थी। और जहाँ तक मुझे पता है 98 में चुनाव लड़े थे। और उससे पहले आप ये 5 मिनट की थोड़ी वीडियो देख लें। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सम्मान को बचाए रखने के लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहूंगा। मेरे पार्टी के आज वरिष्ठ नेता गौराय जी मौजूद है, मेरे बड़े भाई और जनपद उधम सिंह नगर के मुखिया सरदार सेवा सिंह जी भी मौजूद है। तमाम मेरे शहर के सम्मानित लोग, तमाम नौजवान क्रांतिकारी साथी माताएं बहनें यहाँ मौजूद है। मैं उन लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोगों की लड़ाई के लिए मैं 17 बार जेल जा चुका हूँ, आज इस मंच से मैं आह्वान करता हूँ, जिला प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि यदि मेरे जनपद में, मेरे मंडल में किसी दलित, किसी पिछड़े, किसी अनुसूचित, किसी अल्पसंख्यक का शोषण या उत्पीड़न करने की नियत किसी अधिकारी ने रखे तो निश्चित रूप से उसका मुंह काला करके पदर घुमाने का काम करूंगा। चाहे वो अधिकारी क्लास 1 हो, चाहे वो क्लास अधिकारी 2 हो। साथियों, निश्चित रूप से जो मेरे साथी का अपमान करेगा उसका अपमान करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझ पर 20-50 मुकदमे लगाने का काम जिला प्रशासन करे, ये उत्तर प्रदेश की सांप्रदायिक सरकार करे, या 2-4 साल, 10 साल, 5 साल मुझे जेल में रहना पड़े, मैं इससे डरने तबने वाला आदमी नहीं हूँ। यह संकल्प लेकर मैं इस मंच से वापस जाऊंगा। साथियों, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, इसलिए ये भी बहुत अच्छी तरह से मैं बता देना चाहता हूँ। तो आप ये वीडियो देख रहे थे, अब्दुल जावेद साहब ने कल फेसबुक पे शेयर की थी। अब्दुल रऊफ़ सिद्दीकी साहब बोल रहे थे। हम कोशिश करेंगे मतीन सिद्दीकी साहब से बात करने की कि अब्दुल रऊफ़ सिद्दीकी साहब के नाम पर लगातार जो ब्लड का आप आयोजन करवा रहे हैं, और कोरोना के पीरियड में बहुत खून इकट्ठा हुआ। अभी मेरी मैडम से बात हो रही थी, डॉक्टर सलोनी उपाध्याय हैं, वो भी कह रही थी कि मतलब जितना ब्लड वनभूलपुरा से जाता है, ये पूरे हल्द्वानी में कहीं से नहीं होता। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस बार 2 बार बैग कम पड़े, तो ये बड़ी एक ताज्जुब वाली बात हो सकती है कि लोगों का जज्बा भी है और आपके साथ इतने लोग खड़े हैं कि आज आप उनकी याद में ये ब्लड बैंक, वो ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था। इतने लोग 116 लोग पहुँचे, तो उसके लिए मैं भी आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि खून, हम जैसे बता रहे थे कि सुशीला तिवारी में बहुत ज़्यादा खून की कमी थी और ये खून सुशीला तिवारी पहुँचा है। इंटरव्यू करने का मकसद ये है क्योंकि आप मुझे थोड़ा अब्दुल रऊफ़ सिद्दीकी साहब के बारे में बताएं, और जो हमारे लोग हैं, क्योंकि बाहर के बहुत ज़्यादा हैं सुनने वाले भी हल्द्वानी के अलावा, तो मैं जानना चाहता हूँ उनका थोड़ा पॉलिटिकल करियर क्या रहा और उनकी नाम पे इतने लोग किस तरीके से आज भी इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए, मुझसे छोटा भाई था अब्दुल रऊफ़। वो आपसे छोटे थे? जी, मुझसे करीब। आप सबसे बड़े हैं घर जी में? जी, मुझसे करीब 4 साल छोटे थे जी। और उस दौर में करीब 91 में उन्हें, पहले तो एक दुकानदार थे, एक दुकान अपने मीरा मार्ग में यूनिक शूज़ के नाम से वही चलाते थे। लेकिन उनका एक शुरू से नेचर ये था कि हमेशा गरीबों की मदद के लिए खड़े रहते थे। तो उसी शौक़ में कह लीजिए उनके, या लोगों की मदद करने के उसमें, दुकान पर भी उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था। जो भी कमाते धमाते थे तो गरीबों की सेवा में लगा दिया करते थे। उसी टाइम में जो उनके सहयोगी थे, उनके साथी थे, उनका एक प्लान बना के उन्होंने एक कमेटी बनाई, युवा जन कल्याण सेवा समिति के नाम से। युवा जन कल्याण समिति, सेवा समिति। तो उसे लेकर उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की उसमें। ये 93 की बात है? जी जी, 92-93 की बात है इसमें। अच्छा, 92 की बात है बल्कि। तो उसमें काफ़ी लोग उनके साथ जुड़े थे और जगह जगह वो
बच्चों के प्रोग्राम, गरीब बच्चों में कपड़े बांटना और तरह तरह के लोगों की मदद करते थे। उसी पीरियड में धीरे धीरे उनका अस्पताल जाना शुरू हुआ। तब अस्पताल में उन्हें लगा कि खून की कमी की वजह से लोग काफ़ी मर जाते हैं, और उस टाइम पर कंडीशन ये थी, कोई ब्लड बैंक नहीं था, कुछ नहीं था। ब्लड लेने के लिए हम लोगों को बरेली, दिल्ली, लखनऊ ऐसी जगह भागना पड़ता था जहाँ से हम लोग ब्लड लाते थे। यहाँ उन्होंने काफ़ी उस टाइम डीएम से और तमाम अधिकारियों से बात की, सीएमओ वगैरह से बात की। तब लगा कि भाई ब्लड बैंक तो नहीं है कोई यहाँ, लेकिन अगर कोई डोनर देना चाहता है तो उसका क्रॉस मैच करके हाथों हाथ ब्लड चढ़ाया जा सकता है। तो उस दौरान मुझे आज भी याद है, कम से कम 1000 लोगों से ज़्यादा की लिस्ट उनके पास थी, नौजवानों की, जो हर वक्त ब्लड देने के लिए तैयार रहते थे। समिति का मकसद ही ये था कि जो ब्लड बैंक, ये ब्लड की समस्या है, ये दूर की जाए। बिल्कुल। और निश्चित रूप से हमें आज भी याद है कि रात के 2 बजे भी ज़रूरत पड़ी किसी को, तो रात के 2 बजे उसने दरवाज़ा खटखटा दिया। और भाई अब्दुल रऊफ सिद्दीकी की ये खासियत थी, बहुत पुराना छोटा सा घर था, 2 ही कमरों का मकान था। जब वो किसी को नहीं उठाते थे ना, घर कह कर जाते थे। हम लोग कई बार परेशान रहते थे इस बात से। वो उठे, उन्होंने बाहर से अपने कुंडी डाली रात और के 2 चले गए बजे। रात के 2 बजे। अच्छा। अब हम परेशान हैं, बाहर नहीं निकल सकते, मोबाइल की कोई सुविधा थी नहीं, तो वह बहुत परेशान रहते थे। पता चला वो 2 घंटे 3 घंटे बाद सुबह को आ रहा है, तब दरवाज़ा भी खुलता था और पता भी चलता था कि भाई ये समस्या आ गई थी। तो ये जज्बा उनका शुरू से रहा है। और उस टाइम में, और कभी किसी भी जाति से, मतलब ख़ास तौर से मैं तो ये कहूँगा कि गरीबों के लिए तो वो हर तरह से खड़े थे। किसी भी तरह की समस्या हो, प्रशासनिक समस्या हो, किसी की तहसील की हो, थाने की हो, उस शख्स के अंदर दबाव नाम की चीज़ कहीं से कहीं तक नहीं थी। वो इतना जुझारू था कि बस गलत बर्दाश्त नहीं था किसी के साथ भी, चाहे उसमें डीएम से भिड़ना पड़े, एसएसपी से भिड़ना पड़े, या अदरवाइज़ कोई भी अधिकारी हो। उनकी वो आदत मतीन साहब में भी नज़र आती है थोड़ी बहुत। ठीक है, आप भी खड़े हो जाते हैं नहीं, लोगों बिल्कुल में। खून तो वही है, लेकिन जो जज्बा उसमें था वाकई वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। भाई अब्दुल रऊफ सिद्दीकी की जो खासियत थी इसमें, बात भी यही है, वो चर्चित भी इसी बात के लिए थे कि कभी भी किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते थे। लोगों के साथ जुड़ाव जो था उनका, मतलब नीचे लोगों के साथ जुड़ के रहे। वो एक बिल्कुल। नेता होता है ना कि लोगों से मिलना कम चाहते हैं आज के नेता, वो उनमें के नेता थे जो लोगों के बीच में खड़े होकर राजनीति करते थे। हकीकत यही है कि हम लोग नेता ही नहीं बन पाए आज तक, बात यही है। हम लोग हमेशा लोगों से जुड़ाव रहा है और सोशल वर्कर रहा है। वही भाई अब्दुल रऊफ सिद्दीकी में बात थी, वही हम लोग हैं, जावेद हैं और तमाम साथी हैं। सब लोग इसी में हैं कि हम लोग अच्छे नेता नहीं बन पाते। अब लोगों की अपनी अपनी सोच है, सोशल वर्कर बन कर रहे हैं और लोगों की जनसेवा ही करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से यह नहीं तो भाई अब्दुल रऊफ चुनाव हारे, उसके बाद 4 चुनाव मैंने हार लिया। लोग 1 चुनाव और 2 चुनाव हारने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। ऊपर वाले का शुक्र है, लोगों की मोहब्बत है कि लोग उससे जितनी बार चुनाव हारते गए उससे ज़्यादा तादाद में लोग हमसे जुड़ते चले गए। और आज भी लोगों का जुड़ाव अपनी जगह वैसे ही है। मतीन साहब, मैं देख रहा था कोरोना के टाइम में भी ब्लड बहुत ज़्यादा डोनेट हुआ, और ये पहला ऐसा मौका नहीं है। आज 116 यूनिट हो गया। तो कोई, मैं देखता हूँ कोई इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, इतने लोग कैसे आ जाते हैं? नहीं, लोगों की मोहब्बत है। और अभी हमने सिर्फ 6 महीने पहले ही कैंप लगाया था, इसी जगह लगाया था, उसी का रिकॉर्ड आज हम लोगों ने तोड़ा है। बल्कि बैग कम पड़ गए। मुझे लगता है पहले हल्द्वानी में पहला ऐसा ये होता होगा कि यहाँ बैग कम पड़ जाते हैं। हमेशा यहाँ ऐसे ही है। अब से 6 महीने पहले जो कैंप लगा था उसमें भी इन्हें 2 बार बैग मंगाने पड़े। आज भी वही कंडीशन रही, इन्हें 2 बार बैग मंगाने पड़े और फिर ख़त्म हुए। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की मोहब्बत है। और उसके बाद भी काफ़ी तादाद में लोग लौटे हैं जो नहीं दे पाए, जो ब्लड देना चाहते थे, उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग लौटे हैं। रऊफ सिद्दीकी साहब का थोड़ा पॉलिटिकल करियर बताइए। पहला चुनाव कब लड़ा और किस पार्टी से लड़ा, और कितने, अगर याद हो आपको, कितने वोट लाए थे वो, और अगर वो हारे थे तो जीता कौन था? देखिए, अब्दुल रऊफ सिद्दीकी ने राजनीति जब शुरू की थी तो NSUI से की थी पहले, NSUI से, कांग्रेस से। लोग उस टाइम पे पार्टी भी 2 ही हुआ करती थी खास तौर से, और मेन तो कांग्रेस ही पार्टी होती थी उस टाइम। लेकिन 93 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी 9 अगस्त को हल्द्वानी आए थे, तब भाई अब्दुल रऊफ सिद्दीकी के नेतृत्व में काफ़ी लोगों ने, तो ये सपा को लाने वाले भी वही उत्तराखंड में? जी, हल्द्वानी के जब इनका काशीराम को और मुलायम सिंह जी का पैक्ट हुआ था, उस दौर की बात है वो 93 में। अच्छा। तब सभी लोगों ने उस टाइम पर ज्वाइन की थी। और ऐसा दौर रहा कि समाजवादी पार्टी को उस टाइम में भी अब्दुल रऊफ सिद्दीकी के नाम से ही जाना जाता था। और उस कम उम्र में, मेरे ख्याल से उस टाइम 32 साल की उम्र रही होगी रऊफ भाई की, जब पार्लियामेंट का टिकट उन्हें दे दिया गया था। और ये सपा से ही मिला? सपा से टिकट मिला। और उस टाइम में
ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम उम्र के कैंडिडेट अब्दुल रऊफ सिद्दीकी थे। और मेरे ख्याल से उस वक्त ये 98 में हुआ था चुनाव। जी 98 में चुनाव हुआ था और लगभग 80,000 वोट उन्हें उस टाइम पर पड़े थे। 80,000 वोट 80। पड़े। और उस दौर में नारायण तिवारी और इला पंथी यहाँ से चुनाव लड़ी थी। जब बड़े बड़े कद्दावर नेता जी, खड़े जी। थे। और नारायण तिवारी जी उसमें चुनाव हारे थे। इला पंथी चुनाव जीती थी। लेकिन निश्चित रूप से ये तय था कि सारे लोग इलापंत जानते हैं। भाजपा से जी। रही होंगी। तब इसमें बहेड़ी का क्षेत्र भी सब शामिल था। और ये उस वक्त यूपी में नैनीताल और जी, बहेड़ी। सब यूपी था ये। हम्म। और ये तय था कि उस टाइम में नारायण तिवारी के जैसी शख्सियत जिन्हें कहा जाता था कि कांग्रेस का पट्टा जिसके भी गले में तिवारी जी डाल दें वो जीत जाता है। लेकिन लोगों ने देखा है उस दौर में 98 में कि तिवारी जी ने शायद कोई गांव, कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ उन्हें घर घर ना जाना पड़ा हो। और उसके बाद तिवारी जी चुनाव हारे थे। ये भाई अब्दुल रऊफ सिद्दीकी की लोकप्रियता थी, लोगों की मोहब्बत थी कि लोगों ने भाई को चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ाया और तिवारी जी को उसमें हार का मुंह देखना पड़ा। जावेद साहब, अब आप, क्योंकि आप उनके छोटे भाई, आप 4 साल बड़े। हाँ, तो भाई आप 5 साल छोटा। ये 5 साल छोटे हैं। आपने कल एक वीडियो शेयर कर रखी थी उनकी, और मैंने पहली बार उन्हें सुना, और मुझे लगता है शायद और बहुत कम लोगों ने उन्हें सुना होगा, क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा 23 साल पहले VCR और ये कैसेट थी, और वो जिस तरीके से बोल रहे थे, संबोधन कर रहे थे, मुझे लगता है शायद अभी वो चीज़ मतीन भाई में जो एक है ना समा बांधने वाली चीज़, वो शायद उनमें बहुत ज़्यादा थी। जो एक अपने बोलने का अंदाज़ था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था उनका। देखिए भाई, अब्दुल रऊफ सिद्दीकी की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। हम हो या मतीन भाई हो, वो तो अल्लाह ने एक अनोखी चीज़ दी थी शहर के लिए। एक शेर है, हज़ारों बरस नरगिसी अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से चमन में पैदा होता है अब्दुल रऊफ सिद्दीकी जैसा कोई। तो वो तो जो थी छाप ख़त्म हो चुकी है। अगर अल्लाह ने कहीं 10-20 साल की ज़िंदगी और दी होती भाई को, तो वो मामला ही दूसरा होता आज इस उत्तराखंड में, इस हल्द्वानी के अंदर। लेकिन हम कोशिश बहुत करते हैं कि अब्दुल रऊफ सिद्दीकी जी ने जो रास्ता हमें दिया है, जो पेड़ लगा के वो गए हैं, उस पर हम लोग नहीं, आप खैर आप लोग उस पर माशाल्लाह ये जो खून का है ना, ये जो काम पूरी है, ईमानदारी से काम करते हैं ताकि हमारे भाई का नाम जिंदा रहे। और आज हमें बहुत खुशी होती है 23 साल होने के बाद भी हमारे भाई का नाम लोगों के दिलों में जिंदा है। जगह जगह उनकी चर्चा होती है, लोग आज भी उनके लिए रोते हैं। तो हमें ये तसल्ली होती है, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन भाई वो काम करके गया है, वो छाप छोड़ के गया है। 32 साल की उम्र में कुछ नहीं होती है। 32 साल की उम्र में जो उन्होंने संघर्ष किया है, जो काम किया है, जो लोगों के दिलों में जिंदा जगह बनाई है, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है वो। और आने वाली नस्लें भी उनको याद करेंगी, हमें यकीन है। याद कर भी रही है। याद कर भी रही हैं, लोग रोते हैं आज भी उनके लिए। मुझे पिछला मैंने इंटरव्यू किया था मतीन भाई का, उन्होंने कहा था चूल्हे नहीं पहला ऐसा मौका था कि हल्द्वानी में, पूरे हल्द्वानी में चूल्हे नहीं जले थे। 3 दिन हल्द्वानी ऐसा बंद था, लोगों ने अपनी मर्जी से बंद करा था, किसी ने कोई बंद नहीं कराया था। लोग बीड़ी, सिगरेट, पान, चाय के लिए तरस गए थे। 3 दिन ऐसा बंद था। चौथे दिन मतीन भाई, हमने बाजार घूम कर लोगों से कहा था कि हाथ जोड़ के आप अपना कारोबार खोलिए, अपना कारोबार खोलिए। लोग इस बुरा हाल था, लोग घरों में चूल्हे नहीं जले थे, कोई छत ऐसी नहीं थी। जब उनका जनाजा निकला 1 लाख से 1.5 लाख से ज़्यादा आदमी जनाजे में था। कोई औरत ऐसी नहीं थी, कोई जनाजे में आदमी ऐसा नहीं था जो बिला बिला कर रो नहीं रहा था। तो ये आप, हमारी कोशिश यही थी फ्रीडम टीवी की, थोड़े अपडेट दिखाएं आपको। और अपडेट ये थी कि 108 यूनिट इससे पहले, शायद मैं भूल रहा हूँ, आपके बर्थडे पे मुलायम सिंह के जन्मदिन पे हुआ था। और जिस तरीके से जावेद भाई कह रहे हैं कि नस्लें याद रखेंगी, तो ये नस्लें याद रख रही हैं। ये इसी का नतीजा है कि आज 111 यूनिट लोगों, 116 माफ़ी चाहूँगा, 116 यूनिट लोगों ने खून दिया है। हालांकि मैं सुशीला तिवारी की हॉस्पिटल की बुराई नहीं कर रहा, स्टाफ बहुत अच्छा है, उन्होंने मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई, थोड़ी व्यवस्था जो रही वो थोड़ी ढीली रह गई। अगर बैग आ जाते तो शायद 20-30 यूनिट बढ़ जाता। और हालांकि उन्होंने अपना बहुत अच्छा एफर्ट दिया, खून काफ़ी डोनेट हुआ, और हम चाहेंगे कि ये बहुत जल्दी आंकड़ा 150 भी पहुँचे। और जिस तरीके से हमने एक चीज़ और कही कि बनभूलपुरा के को जिस तरीके से लोग टारगेट करते हैं, ख़ासकर एक शहर में एक एरिया ऐसा होता है जिसको लोग थोड़ा उस नज़रिए से देखते हैं, और एक शहर का एक एरिया थोड़ा पिछड़े आप ये कह सकते हैं पिछड़ी नज़र से देखा जाता है। बनभूलपुरा क्षेत्र भी ऐसा है, लोगों की नज़र में हो सकता है। चंडीगढ़ से हम आए हैं, चंडीगढ़ में भी एक ऐसा शहर है जो आपको, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगता है आप शायद चंडीगढ़ में नहीं है, किसी बहुत बैकवर्ड एरिया में हैं। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है, हमने जो पिछली रिपोर्ट की थी उसमें कुछ लोगों ने, सबकी बात नहीं कर रहा,
कुछ लोगों ने वन भूलपुरा के लोगों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया था और कुछ ऐसे लफ्ज़ बोले थे जो शायद हमें यहाँ नहीं बोलने चाहिए। तो हमारी फ्रीडम टीवी की कोशिश यही रहती है कि आप किसी की मज़हब को देख के उसको गाली मत दें, चाहे आप मुसलमान हों, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों। आप जब मज़हब को देख कर किसी को गाली देते हैं तो शायद आपको ये नहीं पता होता कि उस इंसान की अच्छाई क्या है। मतीन भाई के साथ आपके मैंने जैसे पहले बोला वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से जब आप देखेंगे कि 116 यूनिट 4-5 घंटे में कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में ब्लड पहुंचा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो 116 यूनिट ब्लड है, तो क्या हम ये कहेंगे कि ये 116 यूनिट सिर्फ वन भूलपुरा के लोग ही इस्तेमाल करेंगे, उनके प्रयोग में लाया जाएगा? हल्द्वानी में क्या और ऐसी बस्तियां नहीं हैं जहां खून की कमी है और लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहां उनको वो ज़रूरत होगी? तो आप जब मज़हब की चश्मे से किसी को चीज़ को देखते हैं तो अपनी नज़र चली आती है, दूसरे की आती है। तो वो किसी शायर ने भी कहा है कि शौक़ दीदार है तो नज़र पैदा कर। तो ये अच्छा है कि वन भूलपुरा में इस तरीके के युवाओं में हैं, विक्की साहब हैं, ये बैठे हैं, बाकी दानिश असलम थे, हम सब लोगों से मिल रहे थे, जज्बा है। और मेरी मैडम से बात हो रही थी सलोनी उपाध्याय जी से कि उन्होंने कहा कि वन भूलपुरा में आके हमेशा ऐसा होता है कि हमारे बैग कम पड़ जाते हैं ब्लड के, और हल्द्वानी में बहुत कम एरिया ऐसे हैं कि इतने बड़े बड़े हम कैंप लगाते हैं, इतनी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो 20 या 25 यूनिट ब्लड इकट्ठा हो पाता है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो गया हल्द्वानी में। 116 यूनिट आज सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में पहुंचा है। और जिस तरीके से मैं आपको पहले बता रहा था कि सुशीला तिवारी में खून की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और अगर आप सुशीला तिवारी में मरीज़ों का डाटा उठाएंगे तो लगातार चाहे प्रेगनेंसी के केसेस हों, एक्सीडेंट के केसेस हों, और जो बहुत ज़्यादा गंभीर केसेस हैं वो आते हैं, उन्हें खून की ज़रूरत होती है। तो हम वहाँ क्या रिसेप्शन पे खड़े होकर पूछते हैं डॉक्टर से कि ये खून किसने दिया है, ये मुस्लिम ने दिया है, ये सिख ने दिया है, ये ईसाई ने दिया है, या ये वन भूलपुरा के लोगों ने दिया है? तो फिर हम ऐसे सवाल फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर क्यों उठाते हैं जब हम किसी समुदाय के ख़िलाफ़ बोलते हैं या इस तरीके की भड़काऊ टिप्पणी करते हैं? क्योंकि खून का कोई मज़हब नहीं होता। खून आज मुझे ज़रूरत पड़ जाए, और मैं हम कह रहा हूँ, हम की जगह मैं लगा लें, मुझे खून की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं क्या खून लेने से पहले मज़हब पूछूंगा? या सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको पानी मज़हब पूछ के पिलाते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप इन्हें समझें और इनका जवाब खुद ढूंढें, अपनी अंतरात्मा से पूछें। और हमारी कोशिश ये रहती है फ्रीडम टीवी की कि यहाँ से कल लगातार फ़ोन आ रहे थे कि आप कवर कीजिए, और लाल माइक की फ्रीडम टीवी की कोशिश ये है कि हम हर रिपोर्ट को अलग एंगल से दिखाएं ताकि लोग उस चीज़ को समझ सकें। और हमें अभी यहाँ से कोशिश ये रहेगी कि इस बीच में होगा तो सब कुछ हम कवर करें। कैमरामैन हाइस के साथ मैं मोहम्मद अमार खान, हल्द्वानी।